हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अब समझते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा, स्टेट व्हाट इज अ साइंस एंड गिव द बेसिक बाइफिकेशन ऑफ साइंस विथ रीजंस। साइंस को डिफाइन करना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है हमें। तो देखते हैं, science is the subject which include the study of various experiments performed by scientists with all observation recorded and inferences conclude। तो साइंस क्या है? साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब बाइफिकेशन देख लेते हैं। साइंस इज बाइफिकेटेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। जो साइंस है उसकी 3 तरह की ब्रांचेस है, जिसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, which make study of each branch simple and more focused। तो जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स में एक अलग ही तरह नेचर की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर के स्टेट्स के और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, वहीं बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड स्टडी ऑफ इनएविटेबल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्टडी के बारे में देखते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स है, जो मेटल जो है उसमें इंक्लूड है एलिमेंट। नॉन मेटल में है जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। गैस की बात करें तो मेटल्स में इंक्लूड है। नॉन मेटल्स में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। एसिड की बात करें तो इंक्लूड है, इसमें बहुत सारे एसिड इधर है हमारे नॉन मेटल में, HCl, H2SO4, HNO3। वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड स्टडी टू स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड बिल्ड अप मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की, जो मेनली कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन और एसिड इंक्लूड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ग्लास एपरेटस। अब ये जो है हमें इनके फंक्शन यहाँ पर शो करने हैं। तो देखते हैं क्या है इनके फंक्शन। ग्लास टेस्ट ट्यूब। तो ग्लास टेस्ट ट्यूब को देखते हैं क्या फंक्शन है। इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग केमिकल एंड स्टडिंग रिएक्शन इन केमिकल सॉल्यूशन। जब हम कोई सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी चीज़ को हीटअप करना है तो उसमें हम ग्लास टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। सेकेंड है हार्ड ग्लास और बॉइलिंग ट्यूब। It is a resistance to chemical and used for special purpose. It is made of pyrex। ये क्या है, केमिकल्स के एक तरीके से रेसिस्टर, यानी कि केमिकल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है और एक स्पेशल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं और ये पायरेक्स का बना हुआ होता है। थर्ड है बीकर। इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, पावरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशन। बीकर जो है यहाँ पर हम सॉल्यूशन को रखते हैं या सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं। फोर्थ है राउंड बॉटम फ्लास्क। In preparation of gases where heating is required, since the flask is round bottom, heat is uniformly distributed throughout on heating। Round bottom flask का वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम कोई सा सॉल्यूशन को हीटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे सॉल्यूशन में, राउंड बॉटम फ्लास्क अगर यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट है रेटॉर्ट। फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट विच इंक्लूड डिस्टिलेशन ऑफ एसिड। रेटॉर्ट भी हमारा एक तरीके से बीकर ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ एसिड फिलअप करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट बाय अ राउंड बॉटम फ्लास्क इज प्रीफर्ड टू अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ गैसेस इन द लेबोरेटरी। अब हमें ये बताना है कि हम राउंड बॉटम फ्लास्क को क्यों यूज करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा भी बताया, राउंड बॉटम फ्लास्क को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब इसमें सॉल्यूशन डालेंगे और हीटअप करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि फ्लैट बॉटम फ्लास्क में सबसे पहले बॉटम होगा फिर अपर पार्ट होगा, जबकि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द फंक्शन ऑफ। इनके फंक्शन हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, द वुडन हैंडल एट द एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब होल्डर। लकड़ी का हैंडल क्यों बना हुआ होता है जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है उसका? तो समझते हैं। द वुडन हैंडल एट द एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेक्स होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब होल्डर इजी। जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है उसके एंड का जो हैंडल होता है वो वुड का इसलिए होता है
क्योंकि वुड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, वो इस तरह का वुड होता है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जिसको हम इजीली होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हमसे द एब्सिस्टस फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ वायर गेज। जो एब्सिस्टस होता है उसको सेंटर में ही क्यों फिक्स करते हैं वायर गेज के, तो समझते हैं। द asbestos fixed at the center of the wire gauge initiate even distribution of heat to the bottom of the apparatus. It also prevent glass apparatus from cracking. इस एस्बेस्टस को हम सेंटर में इसलिए फिक्स करते हैं वायर गेज के, ताकि ये हीट को क्या करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे और ग्लास एपरेटस को क्रैकिंग से बचा सके। थर्ड है द क्लैंप माउंटेड ऑन द रोड ऑफ अ रिटॉर्ट स्टैंड। क्लैंप माउंटेड क्यों होती है जो हमारा रिटॉर्ट स्टैंड होता है उस पर, तो समझते हैं। The clamp mounted on the rod of retort stone help in holding the apparatus and adjusting its level upward or downward. जो clamp mounted होता है वो रोड के वहाँ पर इसलिए होता है ताकि हम उसको होल्ड कर सके या फिर उसको एडजस्ट कर सके अपवर्ड और डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर रेगुलर इन अ बंसन बर्नर। जो एयर है उसका रेगुलेटर क्यों होता है बंसन बर्नर में, तो उसको समझ लेते हैं। द एयर रेगुलेटर हैज होल एंड इट इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द फ्लेम। जो बंसन बर्नर होता है उसमें एयर रेगुलेटर इसलिए होता है ताकि हम जो फ्लेम है उसको रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट है द टेप एट द बेस ऑफ ब्यूरेट। जो ब्यूरेट है उसके बॉटम पर बेस पर एक टेप क्यों होता है, तो समझ लेते हैं। द टेप एट द बेस ऑफ द ब्यूरेट हेल्प्स इन रिमूविंग द मेजर्ड लिक्विड ड्रॉप आइस। इसके बॉटम पर टेप इसलिए होता है ताकि जो हमारा मेजर्ड लिक्विड है जिसको हमने मेजर कर लिया उसको ड्रॉप आइस हम क्या कर सके, रिमूव या उसको निकाल सके। देखते हैं हम आगे का हमारा क्वेश्चन। स्टेट द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द फॉलोइंग गैसेस। ये हमें एक मेथड बतानी है अलग अलग गैसेस को कलेक्ट करने की। तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कलेक्ट करने की कौन सी मेथड है, तो समझते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ऑक्सीजन गैस इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कौन सी मेथड हम यूज करते हैं, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सेकेंड में है अमोनिया। अमोनिया गैस को कलेक्ट करने के लिए कौन सी मेथड हम यूज करते हैं, तो वो देख लेते हैं। जबकि वाटर ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूज करते हैं, वही अमोनिया को कलेक्ट करने के लिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड जो उसका यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। आगे का क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। केमिस्ट्री का अलग अलग फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें बताना है। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले, इसमें एग्रीकल्चर में पॉइंट आता है हमारा फर्टिलाइजर। तो देखते हैं फर्टिलाइजर होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो अ सब्सटेंस टू इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट एंड इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, ताकि जो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो वो प्लांट को पहुंच पाएंगे और प्लांट की जो इसेंशियल ग्रोथ है वो हो पाएगी। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, यूरिया का करते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड नंबर पे, एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड। तो समझते हैं क्या है ये। केमिकल एडेड टू द सॉइल टू किल पेस्ट, दे इंक्लूड हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, टर्बिडिसाइड। तो हमारे जो क्रॉप्स होती है या हमारी जो सॉइल होती है उसमें हम क्या करते हैं, सॉइल में पेस्ट को ऐड करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं जो किल कर देते हैं इंसेक्ट को, जिस प्रोसेस को इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, हर्ब को हर्बिसाइड से, टर्मिसाइड्स एक्सेट्रा। पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बिट्स, फंजाई एंड इंसेक्ट। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं हम जो हमारी सॉइल में ऐड करते हैं वो हमारी क्रॉप को या हमारे प्लांट को बचाते हैं बिट्स से, फंजाई से और इंसेक्ट से। अबाउट 30% ऑफ क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एग्रीकल्चर पेस्ट। लगभग 30% जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एग्रीकल्चर पेस्ट से ही। आगे हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड हम समझ लेते हैं, रिल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट। हर्बिसाइड से जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इंसेक्टिसाइड को देख लेते हैं, डिस्ट्रॉय इंसेक्ट विच हार्म और डिस्ट्रॉय प्लांट। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पेस्टिसाइड में कम इन कांटेक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो पेस्टिसाइड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जब आ जाता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको ले लेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और इकोसिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भी अलग अलग तरह केमिस्ट्री का यूज है। तो सबसे पहले फूड
फूड में देख लेते हैं हम। रिफाइंड ऑयल, बटर, चीज एक्स्ट्रा और ऑब्टेन थ्रू केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे फूड में हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम रिएक्शन नहीं कर पाते, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता, तो हम बटर, चीज ये नहीं बना पाते। कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं, मोटर, सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा वेरियस केमिकल कंपोनेंट। अगर हमें केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता तो हम सीमेंट, ग्लास ये सारी चीजें नहीं बना पाते। क्लोथिंग की बात कर लेते हैं, तो नेचुरल फैब्रिक सच एज सिल्क आर मेड थ्रू केमिकल रिएक्शन। जो हमारे फाइबर से, जैसे नायलॉन हो गए, टेफ्लॉन हो गए, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बने हुए हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं होता तो हम बना नहीं पाते। नेक्स्ट है हाउस होल्ड। कुकिंग गैस विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, स्पेसिफिक यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑल इन्वॉल्व यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे डेली लाइफ में हम घरों में यूज करते हैं, एलपीजी हो गया और फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ ही हमने बना पाए हैं। डेली यूसेज में देख लेते हैं, पेंट हो गया, डाई हो गया, परफ्यूम, पेपरिंग, ये हमारे डेली यूसेज में आ जाते हैं, जिसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें भी। इंडस्ट्रियल में बात करें तो जो हमारे मेटल्स बने हैं, एलॉय बने हैं, ये भी केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ ही बने हैं। पेट्रोलियम फील्ड में देख ले तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जितने भी ऑयल प्रोडक्ट है ये सारे हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से, जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अल्केमिस्ट आर ओल्डर वर्ड्स ऑफ केमिस्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट इन ब्रीफ। अब अल्केमिस्ट जो है एक पुराना वर्ड है केमिस्ट का, तो इसको स्टेटमेंट देना है हमें। तो अल्केमी एंड अल्केमिस्ट आर ओल्डर वर्ड्स ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिस्ट। अल्केमी या अल्केमिस्ट जो है बहुत पुराना वर्ड है केमिस्ट्री का, और जो केमिस्ट है, वेयर अल्केमिस्ट ट्रांसफर और क्रिएटेड सब्सटेंस थ्रू seemingly magical process, and alchemist Nicholas Flamel claimed to transfer metal into gold। और ये जो वर्ड आया ये ट्रांसफॉर्म से आया, मतलब कि इन्होंने क्या करा, एक मेटल को ट्रांसफर किया, जैसे कि मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, गोल्ड में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, इन द मेडिवल एजेस फिलोसोफर स्टोन वाज कनेक्टेड विथ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन। जो मेडिवल एज था उसमें जो फिलोसोफर स्टोन था वो कनेक्ट था हर एक ट्रांसफॉर्मेशन से, उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, इन द मेडिवल एज टू द 17th सेंचुरी द सो कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन। जो हमारी मेडिवल एज है या 17th सेंचुरी है, उसी को हम बोलते हैं फिलोसोफर स्टोन। हेल्ड प्योरिटी एंड अल्केमिस्ट वे सक्सेसफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस व्हिच हेल्प्ड लेटर केमिस्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल एंड डेवलप पाथ ब्रेकिंग एवेन्यू इन केमिस्ट्री। सबसे जो पहले जो पुराने केमिस्ट थे, उन्होंने कुछ मटेरियल को या मेटल्स को अर्थ से क्या करा, माइन करा, और फिर जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ी या डेवलपमेंट हुआ तो इन्होंने क्या करा, इन सारे मेटल्स को एक नया फॉर्म दे दिया। द साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट मूविंग पार्ट्स एंड केमिस्ट्री रिगेन्स इट्स राइटफुल पोजीशन। द साइंटिफिक प्रोसेस मूविंग मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड मूविंग पार्ट्स एंड केमिस्ट्री रिगेन इट्स राइटफुल पोजीशन। जैसे कि जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको अलग अलग मेटल्स में ब्रेक कर दिया, जैसे कुछ माइनिंग किया हमने एक बड़ा सा स्टोन, उससे हमने मेटल्स में आयरन अलग निकाल दिया, गोल्ड अलग निकाल लिया, और जो भी दूसरे मेटल्स है जैसे एल्यूमिनियम है वो सब अलग निकाल दिया। तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को हमें मिला है मेडिवल एज से तो मॉडर्न एज तक। आगे का देखते हैं, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ। यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन बताना है डिमिट्री मेंडलीव्स का, एंटोनी लेविजियर का और जॉन डाल्टन का। तो सबसे पहले देखते हैं डिमिट्री मेंडलीव्स का। He systematically arranged the dozens of known elements by atomic weights and could even predict the properties of still unknown elements। अब जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या करा, इनको जो हमारे मेटल नॉन मेटल थे लगभग दर्जनों से भी ज़्यादा जो मेटल थे उनको सिस्टमेटिकली ऑर्डर में उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, उनकी सेम थी, और कुछ अननोन एलिमेंट्स के बारे में भी उन्होंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया था कि आगे जाके ये यहाँ पर इस टेबल में रखा जाएंगे। He devised the periodic table. He was best known for his discovery of the periodic law। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बताया और इसी को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक लॉ। एंटोनी लेविजियर को देख लेते हैं। तो नंबर 1, he recognized and named oxygen in 1778 and later hydrogen in 1783। अभी एंटोनी लेविजियर आए तो इन्होंने सबसे पहले 1778 में ऑक्सीजन का नाम दिया और 1783 में फिर हाइड्रोजन का भी नाम दिया।
He also wrote the first extensive list of element and helped to reform chemical nomenclature. सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई और फिर उनका केमिकल नोमेनक्लेचर में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। थर्ड है, in 1774 he turned his attention to the phenomena of combustion with his famous experiment in which he added pure mercury in a cyan-necked retort leading to the discovery of oxygen। 1774 में इन्होंने एक फिनोमेना किया कंबशन का और यहाँ से एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ इनका। इन्होंने मरकरी को हीट किया और फिर वहीं से इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी। जॉन डाल्टन को देख लेते हैं। He compiled his story in 1803 known as Dalton Atomic Theory। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1803 में जिसका नाम है Dalton's Atomic Theory। The main postulate of Dalton Atomic Theory is that matter consists of particles called atom which are indivisible and cannot be created or destroyed। सबसे इन्होंने जो अपनी थ्योरी में बताया वो ये बताया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और वो पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम, और जो एटम है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड है, द थ्योरी वाज लेटर कंट्राडिक्ट इन सर्टेन एस्पेक्ट बाय द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और बाद में इन्होंने जो थ्योरी दे रखी थी वही उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी आ गई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड फूड प्रोसेसिंग विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। फूड प्रिजर्वेटिव्स और फूड प्रोसेसिंग को हमें डिफाइन करना है, तो समझते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स अ सब्सटेंस और केमिकल एडेड टू फूड और बेवरेज टू। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो फूड को हमारे अलग अलग माइक्रोब्स बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि दिया है पहले पॉइंट पर, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। हमारा जो फूड है उसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होने से बचाते हैं। सेकंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ फूड बोर्न इन्फेक्शन। जो रिड्यूस करते हैं जो फूड से डिसीज फैलते हैं उनको, इन्फेक्शन जो फैलता है उसको रिड्यूस करते हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्व न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि जो हमारा फूड है उसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स दिए जैसे बेंजोइक एसिड का, जैम्स, पिकल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसमें यूज करते हैं। नाइट्रेट हो गया जो मीट प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। सल्फर कंपाउंड हमारे वाइन्स और बेवरेज में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म कॉस्मेटिक टॉक, नेम अ फ्यू मेन इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक, द रोल दे प्ले। कॉस्मेटिक टॉक्स को हमें एक्सप्लेन करना है और बताना है क्या है। तो कॉस्मेटिक आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और फ्रॉम सिंथेटिक सोर्सेज। कॉस्मेटिक क्या है? एक मिक्सचर है केमिकल कंपाउंड का या फिर एक नेचुरल सोर्स या एक सिंथेटिक सोर्स। कॉस्मेटिक इथेंस द अल्टर अपीयरेंस और फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। कॉस्मेटिक का हर ये एक तरीके से हम इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है यूज करते हैं। सम सोर्स ऑफ कंपाउंड यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंक्लूड्स। अब कॉस्मेटिक में जो यूज करते हैं वो जैसे ऑयल्स हो गए, नेचुरल ऑयल्स, फैट हो गया जैसे जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और टॉक। अब टॉक को देख लेते हैं। तो टैल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम टॉक। टैल्कम पाउडर जो होता है किससे बना होता है? टॉक से। अब मिनरल मेड अप ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, और जो टॉक है वो किससे बना हुआ है? हमारा हाइड्रेट मैग्नीशियम सिलिकेट से। इट इज अ नेचुरल फॉर्म टॉक कंटेन एस्बेस्टस व्हिच इज रिमूव्ड फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब जो हमारा टॉक होता है उसके अंदर एस्बेस्टस होता है जो रिमूव करता है इन सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट को। एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्यूट डाउन ऑन फ्रिक्शन, कीप स्किन ड्राई एंड प्रिवेंट रैशेस। अब जो टॉक होता है या टैल्कम पाउडर जो होता है वो हमारे बॉडी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, स्किन को ड्राई कर देता है और हमारी स्किन को शाइनी कर देता है, चमकीला कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन natural fiber, synthetic fiber, state what is ptyalin, state some of the characteristic property which make it suitable for commercial use। टाइलिन के बारे में बताना है। सबसे पहले तो हमें सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को डिफाइन करना है। तो नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड वूल विच वर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू क्लोथिंग मटेरियल। नेचुरल फाइबर ऐसे जो हमें नेचर से प्रोवाइड हुए हैं जिसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं क्लोथिंग मटेरियल में, जैसे कॉटन हो गया, वूल, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर ऐसे जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि कारपेट्स हो गए, नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। टैलिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज अ सिंथेटिक
polyester fiber or fabric formed generally by addition of polyester to the natural fiber। अब टेरिलीन जो है हमारा एक तरीके से मिक्सअप है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का। इसमें हम पॉलिस्टर को हम नेचुरल फाइबर से ऐड कर देते हैं और ये हमारा बन जाता है। द कॉम्बिनेशन मेक्स द फैब्रिक इजी टू क्लीन एंड क्रीज रेसिस्टेंट, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से उनको इजीली हम क्लीन कर पाते हैं और इसके जो स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव कर पाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलास्टिक इन नेचर, रेजिस्टेंट टू फ्रिक्शन, नेचर इसका इलास्टिक होता है यानी कि बनता जाता है ये, और फ्रिक्शन इसमें कम होता है। सफर लिटिल लॉस इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी वीक होती है। क्रिएट रेसिस्टेंस, स्पॉट्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ये स्पॉट्स कम होते हैं इस पे। इजली वाइसेबल एंड ड्राइज क्विकली, आसानी से धो सकते हो, सूख भी जल्दी जाता है। यूसेस, इसका यूज कहाँ पे होता है? तो इन फैशन गारमेंट फैब्रिक, जो फैशन डिजाइनिंग है उसमें होता है यूज। नॉन वोवेन कॉर्पेट, रेनकोट, जैसे रेनकोट हमारा होता है उसमें यूज होता है इसका। इन मेकिंग ऑफ नेट्स, रोप्स, जो हमारे नेट होते हैं उनको बनाने में, रोप्स और होसेस को बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ मेडिसिन आर बोर्न टू मैनकाइंड, स्टेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन लाइक एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। अब हमें बताना है कि जो मेडिसिन है बोर्न एक तरीके से जीवनदायिनी क्यों है मैनकाइंड के लिए, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है एस्पिरिन या पैरासीटामोल के, तो हम वो भी समझ लेंगे। मेडिसिन आर नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस which when taken in a living body affect its functioning and treat or prevent disease। मेडिसिन क्या है? तो मेडिसिन एक तरीके से नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस है जो एक लिविंग बॉडी को हम देते हैं, और इसका अफेक्ट या इसके फंक्शन है कि ये ट्रीट करता है, इलाज करता है, हमें डिसीज से बचाता है। एस्पिरिन के पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज अ मेडिसिन टू ट्रीट पेन, फेवर एंड इन्फ्लेमेशन, ये एक मेडिसिन है जो पेन को कम कर देता है, बुखार को कम कर देता है। एस्पिरिन गिवन शॉर्टली आफ्टर हार्ट अटैक, एस्पिरिन जो है उसको हम दे सकते हैं, अगर कोई हार्ट अटैक का पर्सन है उसको दे सकते हैं। मे डिक्रीज रिस्क ऑफ डेथ, अगर उसको देंगे तो उसकी जो डेथ के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। एज लॉन्ग टर्म यूज इट में रिड्यूस ब्लड क्लॉट्स इन पीपल हु आर एट हाई रिस्क, और जब ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको भी ये प्रिवेंट कर देती है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं इसके। इट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड इन चिल्ड्रन विद इन्फेक्शन, इसको ज्यादातर बच्चों को नहीं दिया जाता है क्योंकि इसका इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में। इट्स साइड इफेक्ट में इंक्लूड अपसेट स्टोमक अल्सर एक्सेट्रा। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि हमारे स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। पैरासीटामोल के देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। इट इज अ मेडिसिन टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर, ये एक मेडिसिन है जो माइल्ड, मॉडरेट या जिसको कम बुखार या थोड़ा बहुत दर्द है उसको दी जाती है। इट में आल्सो बी यूज्ड इन लो बैक पेन, जैसे हमारा कुछ पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है तो और डेंटल यूज में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसके, तो वो समझ लेते हैं। इट में बी सोल्ड इन कॉम्बिनेशन विद कोल्ड मेडिसिन, अब इसको हम खरीद तो लेते हैं लेकिन ये कैसी मेडिसिन है? कोल्ड मेडिसिन, मतलब इसको रखने के लिए एक बेटर प्लेस हमें चाहिए, अगर वहां पे नहीं होगी तो इसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इट इज सेफ एट रिकमेंडेड डोजेज बट टू हाई अ डोज में रिजल्ट इन लीवर प्रॉब्लम, ये सेफ है तब तक जब हम इसको एक फेवरेबल कंडीशन में या एक क्वांटिटी पर्टिकुलर मिनिमम क्वांटिटी में ले। अगर इसका एक हाई डोज ले लिया तो हमारे लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गिव अ कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, गिव अ रीजन व्हाई डिटर्जेंट हैव एन एडवांटेजेस ओवर सोप। हमें डिफरेंस बताना है सोप और डिटर्जेंट में, और ये बताना है कि डिटर्जेंट में ज्यादा एडवांटेजेस है या डिटर्जेंट ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू सोप। तो समझते हैं सोप क्या है। तो सोप आर सब्सटेंस यूज्ड विद वाटर, सोप एक तरह का सब्सटेंस है जिसको हम पानी के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, और कहाँ पे यूज करते हैं वो समझ लेते हैं। तो फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग एंड वी आर मेड फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स अलोंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जनरली हैव परफ्यूम और कलरेंट्स एडेड टू इट। सोप एक सब्सटेंस है जिसको पानी के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं, हम क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए हमारे ऑयल सब वेजिटेबल्स को या हमारे क्लोथ्स को। इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सअप होता है, और परफ्यूम भी हम इसका यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट आर सिंथेटिक वाटर सोल्यूबल क्लीनिंग एजेंट दैट अनलाइक सोप, डिटर्जेंट भी एक तरीका का सिंथेटिक वाटर सोल्यूबल क्लीनिंग एजेंट है, यानी कि पानी के साथ मिक्स होने के बाद ये भी काम करता है।
जिसको बनाया गया है वेजिटेबल और फैट से फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एलोंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोड। इसको जो है प्रिपेयर किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा तो ये मिक्स सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैटेगरी अलग रख दी है क्योंकि इसमें हमने और एक और चीज एक्स्ट्रा यूज करी है, पेट्रोलियम मटेरियल यूज करे हैं। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं डिटर्जेंट के। तो हार्ड वाटर इज वन विच डज नॉट लेदर विद सोप। अगर वाटर जो है हमारा हार्ड होगा तो वो सोप के साथ जो लेदर है यानी कि जो झाग है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वाइल सॉफ्ट वाटर लेदर इजली, सॉफ्ट वाटर में तो हमारा जो सोप है वो इजली क्या करेगा, झाग जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें डिटर्जेंट यूज करें, एक तो ये एडवांटेज हो गया डिटर्जेंट का। दूसरा, ऑर्डिनरी सोप व्हेन रब्ड इन हार्ड वाटर इज वॉस्टेड एंड लेदर फॉर्म ओनली आफ्टर ऑल द इंसोल्युबल सॉल्ट इन हार्ड वाटर एज रिमूव्ड एज स्कम। जो हमारी ऑर्डिनरी सोप होती है हार्ड वाटर के साथ हम रफ करते हैं तो वो बेस्ट चली जाती है बहुत ज़्यादा, तो पूरी तरीके से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो ये एक और डिसएडवांटेज हो गया सोप का। सिंथेटिक डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम एंड लेदर इवन इन हार्ड वाटर। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है वो भी फॉर्म नहीं करता स्कम हार्ड वाटर के साथ, लेकिन ये वेस्टेज नहीं जाता है। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। State where are stain removal. Name 3 important stain removers and give their prime function. Stain removers कौन कौन से, उनके नाम बताने और हमें उनके फंक्शन भी लिखने दें। तो देखते हैं stain removal. It is a process of removing a mark or a stain left by one substance on a specific surface fabric. Most stains are removed by dissolving with solvent. Stain यानी कि stain remover क्या होते हैं, तो कहीं पे स्पॉट लग जाते हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं, तो वो उस जो रिमूव करने की प्रोसेस है और जिससे रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं स्टेन रिमूवर। तो कौन से हम स्टेन रिमूवर्स को यूज करते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है लेमन जूस। लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है जिसको हम स्टेन्स ये फैब्रिक से स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट आल्सो इफेक्टिव इन रिमूविंग स्टेन, ये भी स्टेन्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ग्लिसरीन, ये भी जो हमारे ऊनी कपड़ों पे लगे हुए स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइंस की ऐसी ब्रांच है जो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करती है, जिसमें लाइट और साउंड, तो वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। अगर यहाँ पर मैटर की बात होती है तो केमिस्ट्री के अंदर, लिविंग थिंग्स की बात होती है तो बायोलॉजी की। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इंक्लूड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं ओनली, तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द साइंटिस्ट हु फॉर्मुलेट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किसने बताया सबसे पहले, तो दी नहीं है लेकिन बताया, तो डिमिट्री मेंडलीव्स ने। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू द मॉडर्न केमिस्ट हु क्रिएटेड द फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन की स्टोरी किसने क्रिएट तो की है, तो वो है अल्केमिस्ट। और सिंथेटिक फाइबर यूज्ड इन क्लोथिंग। क्लोथिंग में एक सिंथेटिक फाइबर कौन सा यूज करते हैं, तो कॉटन या जूट या टेरिलिन, तो हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर एक टेरिलिन। नेक्स्ट है अ मेडिसिन टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ऐसी मेडिसिन जो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन में लेते हैं तो वो है एस्पिरिन। और वाटर सोल्यूबल क्लीनिंग एजेंट, वाटर के साथ मिक्स होकर क्लीन करने वाला एजेंट कौन सा है, तो वो है डिटर्जेंट। कौन से वाटर में, नॉट इनएक्टिवेटेड बाय हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है वो है डिटर्जेंट। A substance which absorb moisture and keep the skin dry and free from rashes। ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन को ड्राई और रेसेस से फ्री रखता है, तो वो होता है टैल्कम पाउडर या टैल्क। नेक्स्ट है अ केमिकल यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर जर्म्स पिकल। कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो वो होता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस which dissolved grease and oil and is preferred as a ड्रेन क्लीनर। ऐसा सब्सटेंस जो ग्रीस के साथ और ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है और ड्रेन क्लीन की तरह काम करता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मैच द एपरेटस A to Z shown below and their correct name। अब यहाँ पे एपरेटस को हमें नाम से बताना है, तो देखते हैं। पहले नंबर पे हमारा जो एपरेटस है वो है डिलीवरी ट्यूब। दूसरे नंबर पे है पाइपेट, जो जहाँ पर जो H है, यानी कि पहले नंबर जो है वो G वाला होगा। G कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, डिलीवरी ट्यूब्स। सेकंड है पाइपेट, यानी कि ये पाइपेट है। वायर गेज है हमारा V वाला।
ये जो है क्या है, वायर गेज। आगे देखते हैं इसका। फोर्थ है वी वी हाइव सेल। जो डी है हमारा वो क्या है, बी हाइव सेल। उसके डायग्राम से भी हमें कुछ पता चल रहा है बी पॉइंट पर। फिफ्थ है थिस्टल फनल। जो जे शेप में वो क्या है हमारा, थिस्टल फनल, जो जे पॉइंट पर है यहाँ पर। आई क्या है, तो हमारा आई है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, जैसे पता ही चल रहा है। टेस्ट ट्यूब स्टेन है ए पर, और ई पर है ब्यूरेट। ई पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ई पॉइंट हमारा यहाँ पर, ये हो गया ब्यूरेट। और नाइन्थ एफ पॉइंट है हमारा ये, और ये क्या है हमारा, एक रेटोट। अब देखते हैं आगे दोस्तों हमारे क्वेश्चन। कॉनिकल फ्लास्क, सी नंबर पर जो है वो क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर गैस प्रिपरेशन वेयर हीटिंग इज रिक्वायर्ड। गैसों के प्रिपरेशन के लिए कौन सा फ्लास्क हम यूज करते हैं, तो वो होता है राउंड बॉटम फ्लास्क। फॉर होल्डिंग बास्ट टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड यूज करते हैं। अ ग्लास एपरेटस रेसिस्ट टू केमिकल, ऐसा ग्लास एपरेटस जो केमिकल्स को रेसिस्ट करता है और डायरेक्ट से होता है, तो वो होता है बॉइलिंग ट्यूब। फोर्थ है अ मेटेलिक एपरेटस विच सपोर्ट द वायर गेज। एक मेटल का एपरेटस जो वायर गेज को सपोर्ट करता है, तो वो होता है ट्राइपॉड स्टैंड। फिफ्थ है अ लॉन्ग ग्लास एपरेटस क्लोज्ड एट वन एंड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग गैस। एक बड़ा सा ग्लास एपरेटस जो एक साइड से एंड क्लोज होता है उसका, और दूसरी तरफ गैस को कलेक्ट करता है, तो वो होता है गैस जार। सिक्स्थ है हमारा a glass apparatus which measure liquid by sucking the liquid at one end up to the marked level and later pouring it out। एक ग्लास apparatus जो मेजर करता है लिक्विड को, तो वो होता है पिपेट। सेवंथ है a long glass tube with a broad inlet at the top which allow entry to the reactant into the round bottom flask during laboratory preparation of gases। तो एक लंबा ग्लास ट्यूब जिसको हम टॉप में फिक्स करते हैं और वहां से रिएक्टेंट को इंटर करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, तो वो होता है थिस्टल फनल। एट्थ नंबर है अ क्ले वेसल इज केप्ट इन अ ट्रक ऑफ वाटर ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ अ गैस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इसमें हम यूज करते हैं मेथड गैस को कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्ले वेसल्स किसका होता है, तो वो होता है व्हीव सेल्फ। नेक्स्ट है नाइन्थ और मॉडर्न एपरेटस विथ एन एयर रेगुलेटर। मॉडर्न एपरेटस है जिसमें एयर रेगुलेटर है, तो उसको और यूज करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, तो वो जैसा भी बताया था बंसन बर्नर। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर मेश विथ एस्बेस्टस एट द सेंटर केप्ट फॉर इनिशिएटिंग इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू द बॉटम ऑफ द एपरेटस। तो वो क्या होता है, जो सेंटर में होता है वो होता है वायर गेज, जो हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड और बेवरेज। प्रिजर्वेटिव्स को क्यों यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया और माइक्रोब से बचाने के लिए, अलग अलग डिसीज को फैलने से, और हमारे न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी उस फूड के अंदर मेंटेन रहे इसलिए। थर्ड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी कि टाक, जो टाल्कम पाउडर है, वो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉस्मेटिक की फील्ड में। क्यों, तो इट इज अ नेचुरल पिगमेंट पाउडर विच प्रोवाइड अ बेस फॉर मिनरल मेकअप। एक तरीके से नेचुरल मेकअप के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा, या नेचुरल पिगमेंट्स है जो एक बेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड माइल्ड सन प्रोटेक्शन, सन से हमें प्रोटेक्ट करता है, और हमें एक कलर्ड या एक कलरफुल स्किन प्रोवाइड करता है, शाइनिंग स्किन, रेशेस से भी फ्री होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एस्पिरिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिन ग्लोबली। एस्पिरिन जो एक ऐसी मेडिसिन है जिसको वाइडली वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों, तो नंबर 1 इट इज मेडिसिन टू ट्रीट पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन। ये ऐसी मेडिसिन है जो पेन को कम कर देती है, बुखार को और इन्फ्लेमेशन को। एस्पिरिन गिव्स शॉर्टली आफ्टर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब आता है तो उसको दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे। एज लॉन्ग टर्म यूज इट में रिड्यूस ब्लड क्लॉट्स, और जब ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज्यादा तेजी से भी हो रही है तो इसको देंगे तो थोड़ा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑर्डिनरी सोप इज वेस्टेड इन हार्ड वाटर। जो ऑर्डिनरी सोप होती है वो बेकार ही जाती है हार्ड वाटर में। क्यों, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करती है हार्ड वाटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, अ फिलोसोफर स्टोन इज नॉट एग्जैक्टली अ स्टोन। ए फिलोसोफर स्टोन जो था वो एक तरीके से स्टोन नहीं था,
तो वो एक तरीके से फिलोसोफर स्टोन जो था वो एक सब्सटेंस था जो अलग अलग तरह के मिक्सर से बना हुआ था। उसमें मेटल थे बहुत ज्यादा, जैसे कि आयरन था, लीड था, मरकरी था, गोल्ड था, सिल्वर। इसको प्यूरिफाई करके हमने अलग अलग चीजें बनाई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फूड प्रोसेसिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट। जो फूड प्रोसेसिंग है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है मार्केट में फूड प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के। तो क्यों, तो समझते हैं। फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें दोनों ही तरह की प्रोसेस अवेलेबल है या इन्वॉल्व है। कौन सी, फिजिकल भी और केमिकल भी। टू ट्रांसफर or change the raw ingredient into food into easy usable form of food available in market, raw material and food to marketable food product। और यही क्या करते हैं इसमें, जो हमारे जो मटेरियल है उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो मिन्सिंग, इसमें कुकिंग और पिकलिंग होता है। प्रिजर्वेटिव एडिशन में क्या होता है, हम रख लेते हैं उसको स्टोर करके और फिर पैकेजिंग कर देते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके, तो लंबे समय के लिए वो क्या होता है, यूज करते रहते हैं उस फूड प्रोडक्ट को। जैसे हमारे जो चिप्स वगैरह आती है जो पॉलीथीन्स में, तो हम रैपर्स में, तो हम उसके अंदर क्या फिलअप कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, जिसके उसके अंदर ठंडक बनी रहे और वो लंबे समय के लिए यूजेबल फॉर्म में रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कॉस्मेटिक में कंटेन प्रिजर्वेटिव्स एज वन ऑफ देयर इंग्रेडिएंट। अब जो कॉस्मेटिक है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट के फॉर्म में, तो देख लेते हैं। दे एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ कॉस्मेटिक एंड मे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉस्मेटिक या प्रिजर्वेटिव उसमें इसलिए होते हैं जो हमारे कॉस्मेटिक होते हैं उसमें, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है उसकी ग्रोथ ना हो सके उसके अंदर, और जो हमारा कॉस्मेटिक आइटम है, जो मेकअप का आइटम है, वो भी लंबे समय के लिए सही रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉलिस्टर इज एडेड टू नेचुरल फाइबर कॉटन टू गिव टेरिलिन। पॉलिस्टर को हम ऐड करते हैं नेचुरल फाइबर कॉटन के साथ टेरिलिन बनाने के लिए। तो बिल्कुल करते हैं, समझते हैं क्या होता है इसमें। पॉलिस्टर इज एडेड टू नेचुरल फाइबर कॉटन टू गिव टेरिलिन। पॉलिस्टर को हम नेचुरल फाइबर कॉटन के साथ ऐड कर देते हैं टेरिलिन बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो दिस कॉम्बिनेशन मेक्स द फैब्रिक इजी टू क्लीन एंड क्लीन रेजिस्टेंट। जब ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये इजीली क्लीन हो जाएगा और इस पे स्पॉट्स भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो समझते हैं क्या है। All medicine must be taken under proper doctor supervision and in the correct dose। जितने भी मेडिसिन है उनको हम डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हैं और करेक्ट डोज में। से क्यों, तो समझते हैं। All medicine must be taken under proper doctor supervision and in the correct dose because some medicine had side effect as aspirin not taken in proper days may cause stomach ulcers. Similarly, paracetamol taken in high dose may cause liver problem। सारी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के सुपरविजन में और उनके करेक्ट डोज जो उन्होंने बनाकर दी उसके हिसाब से हम उनको लेते हैं। और क्यों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हम एस्पिरिन को क्या करते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे दूसरी तरफ देखें, पैरासीटामोल को भी अगर हम हाई डोज ले लेते हैं तो हमारे लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।